मैं अंटार्कटिका के बारे में बात करना चाहता हूं। वे स्पष्ट रूप से किसी ऐसी चीज की रक्षा या संरक्षण कर रहे हैं जो शायद 3 मील मोटी बर्फ के नीचे दबी हो या न भी हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समय अंटार्कटिका हरा भरा था। सवाल यह है कि क्या मानव प्रजाति के जीवन काल में यह क्षेत्र हरा भरा था? हाँ, और यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। अंटार्कटिक की 2 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे किसी भी सैन्य अड्डे, हवाई मार्ग या ज्ञात सभ्यता से बहुत दूर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अंटार्कटिका आखिरी सीमा है। यह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता है। पुराने नक्शे बताते थे यहां राक्षस रहते हैं। पृथ्वी पर बचा हुआ एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसे यह नाम दिया जा सकता है वह अंटार्कटिका है। पिरामिडों से भी पुरानी एक ज्यामितीय संरचना जो ऊष्मा विकीर्ण करती है, संकेतों को मोड़ती है और गहराई से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करती है। इस संरचना के छल्ले किसी परिसर की दीवारों की तरह दिखते हैं, मानो इसे अंटार्कटिका के मध्य में बनाया गया हो। तो आखिर वह चीज वहां क्या कर रही है? रडार स्कैन में एकदम 90 डिग्री के कोण दिखाई दे रहे हैं। मैग्नेटोमीटर में अचानक तेजी आ रही है, मानो महाद्वीप के नीचे धातु दबी हो। और उस जगह के ऊपर एक इंसान के आकार का ताप चिन्ह दिखाई दिया। वे लोग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से काम कर रहे थे और अचानक उन्हें बर्फ के नीचे धातु का एक बड़ा टुकड़ा मिला। फिर वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह महज एक खोज नहीं है। इससे कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रडार पर ऐसी गड़बड़ी जो होनी ही नहीं चाहिए थी। इसकी शुरुआत पूर्वी अंटार्कटिका के सबसे सुनसान इलाकों में से एक पर किए जा रहे एक नियमित उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रण मिशन से हुई, जो किसी भी सैन्य अड्डे से इतना दूर है कि आपूर्ति विमान भी इसकी भीषण हवाओं से बचते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और नॉर्वे के पोलर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक एक उन्नत रडार प्रणाली का परीक्षण कर रहे थे जो पहले इस्तेमाल की गई किसी भी प्रणाली से कहीं अधिक गहराई तक भेद सकती थी। यह तकनीक नासा के आइसब्रिज अभियानों के सिद्धांतों पर आधारित थी। इन उपकरणों को प्राचीन बर्फ की परतों को एक जमी हुई किताब के पन्नों की तरह स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन एक बार स्कैन के दौरान रडार ने कुछ ऐसा दिखाया जिससे पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। शोरगुल भरे माहौल के बजाय स्क्रीन पर स्पष्ट ज्यामितीय रेखाएं दिखाई दे रही थीं, सीधी, समानांतर और एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित। प्रकृति सैकड़ों मीटर तक फैली सीधी रेखाएं नहीं बनाती। हिमनदियां मुड़ती हैं, घूमती हैं और विकृत हो जाती हैं। वे जमीन के नीचे एकदम सही 90 डिग्री के कोण नहीं बनाते। पहले तो टीम को लगा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है। जमीन में घुसने वाला रडार अक्सर 8000 साल से ज्यादा पुरानी गहरी बर्फ में काम करने में दिक्कत करता है। ज्वालामुखी की राख या प्राचीन वायु के बुलबुलों से भरी परतों से टकराने पर प्रतिध्वनियां उछलती हैं, बिखरती हैं और विकृत हो जाती हैं। लेकिन फिर यह प्रणाली उसी बिंदु से दोबारा गुजरी और विसंगति और भी स्पष्ट हो गई। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि घनत्व मापों से पता चला कि दबी हुई वस्तु आसपास की चट्टान से अधिक भारी थी। पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे सामान्य रूप से पाए जाने वाले तलछट की तुलना में सघन बेसाल्ट या कृत्रिम पत्थर के अधिक करीब थी। रोचक तथ्य यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 130 से अधिक ज्वालामुखी छिपे हुए हैं। फिर भी उनके लावा प्रवाह से समकोण वाली कोई संरचना नहीं बनती। इस तथ्य ने ही पहले दिन सबसे सरल प्राकृतिक व्याख्याओं में से एक को खारिज कर दिया। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के माध्यम से इस विसंगति की पुष्टि की, जो कि छिपे हुए गेनबर्टसेव पर्वतों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीकों के समान थीं। और उन्होंने पाया कि लौटती तरंगें बहुत ही साफ तरीके से वापस आ रही थीं। वह वस्तु खुरदरी या घिसी पिटी नहीं थी। उसकी सतहें सपाट थीं,
इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह थी कि उस असामान्य वस्तु के ठीक ऊपर की बर्फ में एक असामान्य तापीय संकेत दिखाई दिए। हिमनद विज्ञान में प्राचीन बर्फ के नीचे गर्म स्थान अक्सर अतीत की भूतापीय गतिविधि का संकेत देते हैं, लेकिन यह संकेत इतना एकसमान था मानो स्वयं उस वस्तु से कभी ऊष्मा निकलती रही हो। कुछ शोधकर्ताओं ने पुरापाषाण जलवायु अध्ययनों से संबंधित एक कम ज्ञात रोचक तथ्य को याद किया। नेचर पत्रिका में प्रकाशित पुनर्निर्माणों के अनुसार पूर्वी अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्र 12,000 से 14,000 वर्ष पूर्व आंशिक रूप से बर्फ मुक्त थे। यदि यह सच है तो बर्फ के नीचे जो कुछ भी मौजूद है वह अंतिम प्रमुख शीतलन चरण में समा जाने से पहले जमीन के ऊपर रहा होगा। और यह सिद्धांत, जो पहले से ही विवादास्पद है, केवल शुरुआत थी। चुंबकीय विसंगति। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। रडार से लगातार तस्वीरें आती रहीं और अचानक कुछ अप्रत्याशित सामने आने लगा। इस बार मैग्नेटोमीटर डेटा से। ये उपकरण, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म उतार चढ़ाव को मापते हैं, अक्सर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में लौह समृद्ध संरचनाओं या दबी हुई धातु संरचनाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन इस मामले में दबे हुए अंटार्कटिक विसंगति के आसपास की रीडिंग गलत थी। मान असामान्य सीमा तक बढ़ गए, जिससे आसपास की बर्फ की परत की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दर्ज हुई, जो अत्यधिक चुंबकित पदार्थ के अनुरूप थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि यह विकृति उस तरह से बिखरी हुई नहीं थी जैसा कि यादृच्छिक खनिज निक्षेपों से अपेक्षित होता है। यह एक सममितीय वलय में केंद्रित था, जो चुंबकीय प्रभामंडल की तरह संरचना को घेरे हुए था। इसने एक बिल्कुल नए स्तर की बहस को जन्म दिया। क्या संरचना ऐसी सामग्रियों से बनी थी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम थीं? कुछ लोगों ने इसकी तुलना साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र या कनाडा के हडसन बे क्रेटन में देखी जाने वाली प्राकृतिक चुंबकीय विसंगतियों से की। ये दोनों ही स्थल हैं जहां चुंबकीय माप आज तक एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन अंटार्कटिका के मामले को इतना पेचीदा बनाने वाली बात इसकी ज्यामिति थी। वास्तविक दुनिया में चुंबकीय विसंगतियां आमतौर पर धब्बों, चापों या विकृत तरंगों के रूप में बनती हैं, लेकिन यह विसंगति बर्फ के नीचे रडार द्वारा मैप की गई संरचना के किनारों के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित थी। तभी कुछ अजीब घटना घटी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना द्वारा अंटार्कटिका के किए गए स्कैन से परिचित भूभौतिक विदों के एक छोटे समूह ने नए निष्कर्षों की तुलना 1950 के दशक में किए गए अवर्गीकृत चुंबकीय सर्वेक्षणों से करना शुरू किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि चुंबकीय गड़बड़ी दशकों से मौजूद थी, लेकिन उपकरण की प्राचीनता के कारण इसे उपकरण त्रुटि मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था। उस समय यह क्षेत्र केवल बर्फ से ढका हुआ था और इसका कोई ज्ञात भूवैज्ञानिक महत्व नहीं था। अब यह एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया था, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में। तरह तरह के सिद्धांत सामने आने लगे। एक प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि संरचना में लोहे की मिश्र धातु या मैग्नेटाइट युक्त पत्थर हो सकता है, जो संभवतः मानव निर्मित संरचना या औजारों का संकेत देता है। एक अन्य विचार यह था कि यह संरचना प्राचीन थी, लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत थी। शायद इसे जानबूझकर दक्षिण दिशा की ओर चुंबकीय संरेखण के साथ बनाया गया था, जैसे कुछ मिस्र के पिरामिड मुख्य दिशाओं के अनुरूप संरेखित होते हैं। कुछ सिद्धांतकारों ने विल्क्सलैंड गुरुत्वाकर्षण विसंगति का भी हवाला दिया, जो पूर्वी अंटार्कटिका के नीचे एक विशाल उल्कापिंड जैसी संरचना है, जिसे कुछ शोधकर्ताओं ने एक लुप्त महाद्वीप
या एक विशाल भूमिगत सुविधा से जोड़ा है। और हालांकि यह दावा अभी भी काफी विवादास्पद है, स्थान में यह विचित्र समानता लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी। संरचना के ऊपर बर्फ में पाए गए अजीबोगरीब जीवाश्म परागकण। रडार और मैग्नेटोमीटर के आंकड़ों ने वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी थी। वहीं दबी हुई संरचना के ठीक ऊपर से लिए गए बर्फ के नमूनों ने कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला खुलासा किया, जो तकनीकी नहीं बल्कि जैविक था। जब हिमनद वैज्ञानिकों ने प्राचीन बर्फ में फंसे बारीक कणों का विश्लेषण किया, तो उन्हें जीवाश्म पराग कण मिले, जो लगभग 12,000 साल पुरानी परतों में दबे हुए पौधों के जीवन के छोटे, अच्छी तरह से संरक्षित अवशेष थे। हमने जिन जीवाश्मों के नमूने लिए हैं और जिन्हें हम ड्रिल करेंगे, वे सभी सूक्ष्म हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म परागकण हैं, जो उस वनस्पति से आए हैं जो कभी इस महाद्वीप पर रहती थी। वैसे बर्फ में परागकण मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। हवा सूक्ष्म बीजाणुओं को हजारों मील तक ले जा सकती है, लेकिन ये आधुनिक वनस्पतियों या हवा से उड़कर आई सतह की गंदगी से नहीं आए थे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और रासायनिक आइसोटोप विश्लेषण द्वारा पहचाने गए ये कण शीतोष्ण जलवायु के पौधों, घासों, झाड़ियों और यहां तक कि फूलों वाले पौधों की प्रजातियों से संबंधित हैं, जो अब अंटार्कटिका में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें से कई विलुप्त जीनोटाइप से मेल खाते हैं, जो केवल तस्मानिया और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित जीवाश्म भंडारों से ही ज्ञात हैं। इससे सब कुछ बदल गया। ये परागकण रडार विसंगति की शुरुआत की गहराई से कुछ ही मीटर ऊपर एक परत में स्थित थे, जिसका अर्थ है कि जब ये पौधे जीवित थे, तब वह क्षेत्र बर्फ रहित या कम से कम आंशिक रूप से खुला हुआ रहा होगा। इतना ही नहीं, परागकणों का वितरण असामान्य रूप से सघन था, जो हवाई परिवहन से अपेक्षित सघनता से कहीं अधिक था। इससे पता चलता है कि वनस्पति स्थानीय स्तर पर उग रही थी। बर्न विश्वविद्यालय और अल्फ्रेड वेगेनर संस्थान के शोधकर्ताओं ने इस खोज की तुलना वोस्तोक झील और ट्रांसअंटार्कटिक पर्वतमाला के पूर्व अध्ययनों से की, जिनसे पहले उत्तर प्लेस्टोसीन काल के कुछ हिस्सों में अंटार्कटिका के हरे भरे होने का संकेत मिला था। लेकिन वे सभी अनुमान मात्र थे। यह ठोस भौतिक प्रमाण था, जो संभवतः कृत्रिम संरचना के ठीक ऊपर बर्फ में फंसा हुआ था। इसके निहितार्थ चौंकाने वाले थे। यदि संरचना के पास कभी फूल वाले पौधे उगते थे, तो इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में थोड़े समय के लिए रहने योग्य वातावरण था, जो पारिस्थितिक तंत्र के फलने फूलने के लिए पर्याप्त था। इससे यह संकेत मिलता है कि उस दौरान मनुष्य या मानव जैसे जीव वहां रहते रहे होंगे, या कम से कम वहां से गुजरे होंगे। स्थानीय वनस्पति की मौजूदगी से उन्हें भोजन, आश्रय और संभवतः लकड़ी या पौधों से बने औजार मिले होंगे, जो अब लंबे समय से सड़ चुके हैं। 1962 की वह भूली हुई उपग्रह तस्वीर, जिसे चुपचाप पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया था। जैसे जैसे आधुनिक शोधकर्ता पूर्वी अंटार्कटिका में स्कैनिंग और ड्रिलिंग जारी रखते रहे, ओस्लो विश्वविद्यालय की एक हिमनद वैज्ञानिक ने एक ऐसा विचित्र संबंध खोजा, जिसे अन्य लोगों ने अनदेखा कर दिया था। वायुमंडलीय तुलना के लिए ऐतिहासिक उपग्रह अभिलेखागार की समीक्षा करते समय उन्हें 1960 के दशक की शुरुआत की कोरोना टोही उपग्रह तस्वीरों का एक अवर्गीकृत सेट मिला। वही शीत युद्ध कार्यक्रम, जिसे मूल रूप से CIA ने सोवियत संघ पर जासूसी करने के लिए शुरू किया था। लेकिन 3 अक्टूबर 1962 को ली गई
एक उच्च ऊंचाई वाली छवि सबसे अलग थी। पूर्वी अंटार्कटिका के ऊपर एक दुर्लभ साफ आसमान के दौरान ली गई इस तस्वीर में बर्फ की सतह पर लगभग आधा किलोमीटर चौड़ा एक सूक्ष्म आयताकार गड्ढा दिखाई दे रहा था, जो ठीक उसी निर्देशांक पर स्थित था जो अब दबी हुई संरचना से जुड़ा हुआ है। उस समय इस विसंगति को बर्फ के टीले या छाया के कारण होने वाली विकृति मानकर नजरअंदाज कर दिया गया और बिना गहन जांच के तस्वीर को एक तरफ रख दिया गया। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ है, कि फोटो दर्ज होने के 3 महीने बाद पूरी रील को चुपचाप पुनः वर्गीकृत कर दिया गया, सार्वजनिक पहुंच से हटा दिया गया और हाल ही में 2019 में CIA के एक व्यापक डीक्लासिफिकेशन अभियान के तहत इसे फिर से जारी किया गया। जब 2023 की शोध टीम ने 1962 की फोटो को वर्तमान रडार और भूकंपीय मानचित्रों पर सुपरइम्पोज किया, तो गड्ढा उस संरचना के किनारे से पूरी तरह मेल खाता पाया गया, जिसे अब किसी प्रकार की कक्षीय संरचना माना जाता है। इसका क्या अर्थ है? एक सिद्धांत यह बताता है कि वस्तु के ऊपर की बर्फ अस्थायी रूप से पतली हो गई होगी या आंशिक रूप से ढह गई होगी, संभवतः भूतापीय वेंटिंग या नीचे की संरचनात्मक हलचल के कारण। 1962 में संयोगवश कैमरे में कैद हुई यह सतह की संक्षिप्त विकृति हिमपात और हिमनदी के बहाव से दोबारा दब जाने से पहले इस विसंगति का एकमात्र दृश्य संकेत हो सकती है। एक अन्य सिद्धांत कहीं अधिक विवादास्पद है। कुछ लोगों का मानना है कि शुरुआती अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों ने इस ज्यामितीय आकृति को पहचान लिया होगा और जानबूझकर तस्वीर को दबा दिया होगा, खासकर तब जब 1961 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि के कारण अंटार्कटिका पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। 12 देशों ने एक औपचारिक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार अगले 30 वर्षों तक इस महाद्वीप का उपयोग समस्त मानव जाति द्वारा किया जाएगा, लेकिन केवल वैज्ञानिक या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। यदि यह सच है, तो यह दबी हुई संरचना का पहला ज्ञात मानव दस्तावेजीकरण होगा, जो इसके अस्तित्व को स्वीकार किए जाने से 6 दशक पहले का है। इतिहासकार और छवि विश्लेषक अब हजारों पुरानी U-2 जासूसी विमान और कोरोना उपग्रह छवियों की फिर से जांच कर रहे हैं, ताकि अनदेखे सुराग मिल सकें। वह हिम भूकंप जो नहीं होना चाहिए था। जैसे ही ड्रिलिंग टीमें दबी हुई संरचना का पहला भौतिक अवलोकन करने के लिए सब ग्लेशियल रोबोट तैनात करने की तैयारी कर रही थीं, पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित भूकंपीय निगरानी स्टेशनों ने कुछ भयावह दर्ज किया। विसंगति स्थल के ठीक नीचे एक गहरा, कम आवृत्ति वाला हिम भूकंप। ग्लेशियरों में दरार पड़ने या बर्फ की चट्टानों के टूटने से होने वाले सतही भूकंपों के विपरीत, यह भूकंप 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के काफी नीचे से आया था और इसका पैटर्न किसी भी ज्ञात प्राकृतिक तनाव संकेत से मेल नहीं खाता था। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय फाउंडेशन द्वारा साझा किए गए और अंटार्कटिक भूकंपीय डेटा अधिग्रहण द्वारा पुष्टि किए गए भूकंपीय आंकड़ों के अनुसार यह कंपन लगभग 2.3 किलोमीटर की गहराई पर हुआ, लगभग 11 सेकंड तक चला और ऊर्जा का एक केंद्रित विस्फोट उत्पन्न किया, मानो संरचना के नीचे कुछ खिसक गया हो या हिल गया हो। अधिकांश उप हिमनदी कंपन अनियमित और अनियमित होते हैं। यह ध्वनि सम्मित, साफ सुथरी और आसपास के ध्वनिक रिकॉर्डरों पर असामान्य रूप से शांत थी। पहले कोई चरमराहट नहीं, कोई सूक्ष्म झटके नहीं, बस अचानक और सटीक ध्वनि निकली। इसे और भी रहस्यमय बनाने वाली बात इसका समय था। भूकंप का झटका उस संरचना पर रडार आधारित
भूकंपीय पल्स स्कैन किए जाने के ठीक 3 घंटे बाद आया, जिसमें उच्च तीव्रता वाली सेटिंग्स का उपयोग किया गया था। इस स्कैन में कम आवृत्ति वाली तरंगों का इस्तेमाल किया गया था, जो मोटी बर्फ और चट्टान को भेदने में सक्षम थीं। कुछ विशेषज्ञ अब संदेह जता रहे हैं कि संरचना का स्पष्ट त्रिआयामी मानचित्र प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए पल्स स्कैन ने कहीं अनजाने में उसके भीतर दबी किसी चीज को विचलित न कर दिया हो, या उसके आसपास के किसी नाजुक तनाव क्षेत्र को सक्रिय न कर दिया हो। इस संबंध में कई तरह के सिद्धांत तेजी से सामने आने लगे। एक मत के अनुसार हिम भूकंप जलवायु परिवर्तन के कारण हिमखंड के पिघलने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसका संबंध संभवतः थ्वाइट्स ग्लेशियर के नीचे स्थित कुछ अंटार्कटिक घाटियों के नीचे मौजूद भूतापीय हॉटस्पॉट से हो सकता है। लेकिन ताप मानचित्रों में तापमान या पिघले पानी के निकलने में कोई वृद्धि नहीं दिखी। एक अन्य समूह ने शून्य ढहने का विचार प्रस्तावित किया, यानी संरचना के नीचे एक खाली कक्ष का होना जो अंततः दबाव के कारण ढह गया। और फिर यूरोपियन सबाई सर्वे ग्रुप के इंजीनियरों के बीच एक दबी सी थ्योरी चल रही है कि भूकंप असल में कोई ढहना नहीं था, बल्कि एक यांत्रिक बदलाव था, जैसे दबाव में कोई दरवाजा या सील हिल जाती है। एक आंतरिक रिपोर्ट में भूकंपीय हार्मोनिक्स नामक किसी चीज का जिक्र किया गया था, जो आमतौर पर सुरंगों या खानों जैसी कृत्रिम जगहों में देखी जाती है, न कि बर्फ की गुफाओं में। आज तक कोई भी उस भूकंप की सटीक ज्यामिति या ऊर्जा संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया है। प्रतिबंधित कोर नमूने को वॉइड रिटर्न 2B नाम दिया गया था, जबकि अधिकांश लोगों का ध्यान रडार ग्रिड, भूकंपीय प्रतिध्वनियों और चुंबकीय विसंगतियों पर केंद्रित था। कुछ ही लोगों ने 2024-2025 के पूर्वी अंटार्कटिक अनुसंधान पहल की एक लीक हुई लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट में एक अस्पष्ट पंक्ति पर ध्यान दिया, जिसमें विसंगति के पास ड्रिल किए गए कोर नमूनों की सूची थी। उनमें एक विचित्र प्रविष्टि थी, वॉइड रिटर्न 2B, नमूना प्रतिबंधित समीक्षा के तहत सील बंद। अन्य बर्फ के नमूनों के विपरीत, जिनमें गहराई, समस्थानिक चिह्न और परिवहन तापमान जैसी जानकारी दर्ज थी, इस नमूने में GPS टैग को छिपा दिया गया था और एक असामान्य नोट था जिसमें लिखा था, वाष्पशील पदार्थ का पता चला, थर्मल लॉक आवश्यक है। यह दस्तावेज, जो एक साझा डेटा पोर्टल पर कुछ समय के लिए दिखाई देने के बाद गायब हो गया, जिनेवा में एक स्वतंत्र जलवायु भू रसायन विज्ञानी की नजर में आया, जिन्होंने इसकी एक प्रति सुरक्षित रख ली। समान गहराई सीमा से लिए गए अन्य अंटार्कटिक नमूनों के मेटाडेटा की तुलना करने के बाद उन्हें कुछ अजीब लगा। 2B ड्रिल की गहराई पर प्राप्त ऊष्मीय संकेत मानक हिमनदीय परत संरचना से मेल नहीं खाते थे। इसके बजाय यह तापमान प्रवणता में अचानक बदलाव को दर्शाता था, जो या तो फंसी हुई ऊष्मा की एक परत या सक्रिय रासायनिक गुणों वाले पदार्थ के अनुरूप था। और अब आता है सबसे विचित्र हिस्सा। गैस क्रोमैटोग्राफी के नमूनों में आइसोब्यूटेन और जेनॉन की उच्च मात्रा पाई गई। ये दुर्लभ गैसें आमतौर पर प्राचीन बर्फ से नहीं जुड़ी होतीं, बल्कि अक्सर कृत्रिम वातावरण, नियंत्रित वायुमंडल या गहराई में दबे भूतापीय स्रोतों से संबंधित होती हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो ये गैसें प्राकृतिक हिमनद पिघलने से नहीं पाई जातीं। इनसे संकेत मिलता है कि यह वातावरण हजारों वर्षों तक बाहरी प्रदूषण से सुरक्षित रहा, लेकिन फिर भी रासायनिक रूप से सक्रिय था। मामले को और भी गंभीर बनाते हुए विश्लेषण में शामिल 2 तकनीशियनों को कथित तौर पर स्थानांतरित कर दिया गया और गोपनीय अंतर एजेंसी भागीदारी का हवाला देते हुए
उन्हें गोपनीयता समझौतों के तहत बांध दिया गया। इससे समुदाय में कानाफूसी और तेज हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि नमूना किसी प्राचीन वेंटिलेशन शाफ्ट या थर्मल पॉकेट से आया होगा, संभवतः एक सबग्लेशियल चैम्बर जो संरचना के पहली बार दबने के बाद से संरक्षित रहा हो। कुछ अन्य लोगों ने एक और भी अजीब सिद्धांत पेश किया कि यह किसी ऐसी जगह से आया है जो बर्फ से नहीं बनी है, बल्कि किसी कृत्रिम योजना द्वारा संरक्षित है। शायद कोई बंद गलियारा, कमरा या तिजोरी जिसमें अभी भी उसका आंतरिक वातावरण बरकरार है। स्थल के चारों ओर रेडियो साइलेंस जोन। जैसे ही वैश्विक ध्यान अंटार्कटिक की 2 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबी इस विचित्र संरचना की ओर गया, एक और विसंगति सामने आई, इस बार मानव संचार की सीमा से ही। पूर्वी अंटार्कटिक अनुसंधान ग्रिड से मानक टेलीमेट्री और संचार अपलिंक की निगरानी कर रही उपग्रह टीमों ने संरचना के निर्देशांक के पास रुक रुक कर सिग्नल ड्रॉप आउट देखना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सौर मौसम को इसका कारण बताया, लेकिन सोलर डायनेमिक्स ऑन ऑब्जर्वेटरी ने उस समय किसी प्रकार की गड़बड़ी दर्ज नहीं की। इससे भी ज्यादा असामान्य बात यह थी कि बिजली गुल होना एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित था। ड्रोन के आंतरिक टेलीमेट्री, पर्यावरणीय सेंसर और भूकंपीय सरणी रिले के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च आवृत्ति रेडियो बैंड असामान्य घटना के 3.5 किलोमीटर के दायरे में ही विफल हो रहे थे। इस क्षेत्र में भेजे गए डेटा पैकेट या तो पूरी तरह गायब हो जाते थे या विकृत होकर वापस लौट आते थे, जो मल्टीपाथ इंटरफेरेंस के विशिष्ट पैटर्न दिखाते थे, मानो कोई चीज सिग्नल को असामान्य रूप से मोड़ या अपवर्तित कर रही हो। इस घटना को नॉर्वे के नेतृत्व वाली पोलर टेलीकॉम लैब के आंतरिक संचार विभाग ने तुरंत रेडियो साइलेंस जोन का नाम दे दिया, जो इस क्षेत्र में अंटार्कटिका में अनुसंधान अवसंरचना का समर्थन करती है। अब यहीं से बात चिंताजनक हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने सबसे कठिन परिस्थितियों में संचार के सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक शॉर्टवेव, VLF और यहां तक कि अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब भी ब्लैकआउट की समस्या बनी रही। खास बात यह है कि VLF सिग्नल, जो समुद्री जल और यहां तक कि पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को भी भेद सकते हैं, प्रतिध्वनित होने लगे और ठीक 2.73 सेकंड की देरी से अपने ही सिग्नल के विकृत टुकड़े वापस लौटने लगे, मानो वे बर्फ के नीचे किसी संरचित और परतदार संरचना से टकराकर वापस आ रहे हों। हिमनदीय वातावरण में ऐसा होना लगभग असंभव है। सामान्यतः रडार और रेडियो सिग्नल मोटी बर्फ में अप्रत्याशित रूप से बिखर जाते हैं, लेकिन यहां सिग्नल बहुत साफ, बल्कि जरूरत से ज्यादा साफ परावर्तित हो रहे थे और कुछ शोधकर्ताओं ने इस विसंगति के नीचे किसी परावर्तक सतह या कृत्रिम पदार्थ की उपस्थिति का सुझाव देना शुरू कर दिया। एक प्रकार की दबी हुई संरचना, संभवतः धातु या क्रिस्टल जैसी, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को विक्षेपित या अवशोषित करने में सक्षम हो। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि साफ मौसम और उपग्रह से पूरी तरह दिखाई देने के बावजूद उस स्थान के ऊपर उड़ान भरने वाले स्वायत्त ड्रोनों में कंपास में विचलन और IMU जड़त्वीय माप इकाई में अनुवाय स्थिरता देखी गई। स्विस मानचित्रण दल के एक ड्रोन को आपातकालीन स्वतः वापसी करनी पड़ी जब उसके ऊंचाई सेंसर नकारात्मक ऊंचाई दर्शाने लगे, मानो वह भूमिगत उड़ रहा हो, जबकि वह अभी भी हवा में था। आधी रात के आसपास मानव आकार का तापीय संकेत देखा गया। संरचना को लेकर बढ़ते तनाव और वैश्विक बहस के बीच जर्मन एयरोस्पेस सेंटर की एक टीम ने विसंगति के ऊपर स्थित बर्फ के मैदान की लंबी अवधि की अवरक्त छवियां एकत्र करने के लिए
एक उच्च ऊंचाई वाला तापीय गुब्बारा तैनात किया। उन्नत FLIR, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड रेडियोमीटर सिस्टम से लैस ये गुब्बारे आमतौर पर भूतापीय हॉटस्पॉट का मानचित्रण करने और हिमनदी के नीचे स्थित झीलों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन 3 जुलाई 2025 की रात को एक नियमित वायुमंडलीय सर्वेक्षण के दौरान कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जो असंभव होना चाहिए था। 217 UTC पर 38 सेकंड की अवधि के लिए जमी हुई सतह पर विसंगति के केंद्र से 400 मीटर से भी कम दूरी पर एक द्विपदीय ताप चिन्ह दिखाई दिया। यह आकृति सीधी खड़ी थी, मानव आकार की थी और इससे निकलने वाली तापीय रीडिंग वन्य जीवों से निकलने वाली तापीय रीडिंग से कहीं अधिक गर्म थी। बहती हुई बर्फ की आकृति होने के लिए यह बहुत अधिक सममित थी और इसकी गति जानबूझकर की गई प्रतीत होती थी। आकृति लगभग 11 मीटर चली, रुकी और फिर गायब हो गई। कोई पदचिह्न, कोई घसीटने के निशान और कोई अवशिष्ट तापीय निशान नहीं छोड़ा। जैसा कि कुछ ही मिनटों बाद किए गए टाइम लैप्स फॉलो अप स्कैन से पुष्टि हुई। पहले तो टीम ने इसे किसी गड़बड़ी या सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी समझा, लेकिन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के छवि विश्लेषकों ने डेटा की सत्यता की पुष्टि की और छवि स्टिचिंग त्रुटियों को खारिज कर दिया। उपग्रह रिकॉर्ड की तुलना करने पर पता चला कि उस रात आसपास के क्षेत्र में कोई पंजीकृत अभियान, स्नोमोबाइल, ड्रोन या हवाई उड़ान नहीं देखी गई। सबसे नजदीकी मानव उपस्थिति 48 किलोमीटर दूर एक शोध दल की थी और उनके GPS ट्रैकर भी बेस कैंप से नहीं हिले थे। स्थिति और भी खराब तब हुई जब ड्रिलिंग क्षेत्र के चारों ओर लगाए गए 2 इंफ्रारेड मोशन सेंसर उसी रात ठीक 218 UTC पर सक्रिय हो गए, लेकिन दृश्य फीड में कुछ भी नहीं दिखा। न कोई परछाई, न कोई रोशनी, बस ध्रुवीय तारों की रोशनी में एक सपाट, हवा से उड़ा हुआ बर्फ का मैदान। कुछ विशेषज्ञों ने चुपके से थर्मल मिराज टनलिंग नामक एक दुर्लभ घटना का प्रस्ताव रखा, जिसमें भूमिगत गतिविधि से निकलने वाली गर्मी अस्थायी रूप से अपवर्तित होकर चलती हुई आकृतियों का भ्रम पैदा करती है। यह रेगिस्तानी मृग तृष्णाओं के समान है, लेकिन यह व्याख्या सेंसर के ट्रिप होने या थर्मल आकृति की लगभग पूर्ण ऊर्ध्वाधर स्थिति को स्पष्ट करने में विफल रही। कुछ अन्य लोगों ने एक और भी चिंताजनक संभावना जताई कि नीचे की संरचना पूरी तरह से निष्क्रिय न हो, बल्कि वह ऐसी ऊष्मा उत्सर्जित कर रही हो जिसे हम समझ नहीं पाते, या इससे भी बुरा, वह कुछ ऐसा उत्सर्जित कर रही हो जो सतह के साथ अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया करता हो। स्क्रीन पर दिए गए कार्ड पर क्लिक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।